चंद्रयान-3 या चंद्रयान-3 इसे सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है और इस लॉन्चिंग के पीछे जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वह भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या संस्थान इसरो को जाता है। जी हाँ, इसरो एक महत्वपूर्ण संस्था है जो भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों को कर रही है। ये भारत सरकार के एक विभाग के अंतर्गत आती है और इसने अभी तक, यदि हम बात करें इसरो की स्थापना के बाद से, तो लगभग 89 प्रकार के प्रक्षेपण किए हैं। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम इसरो के मद्देनजर ही पूरे सेशन को रखेंगे। यानी आज की चर्चा में इसरो की शुरुआत, इसकी यात्रा क्या रही है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, इसे शुरू करेंगे और अंत में पहुंचेंगे इसरो की उपलब्धियों पर। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है चंद्रयान-3 को उड़ान देने वाली संस्था इसरो की कहानी और आज हम इसरो की पूरी स्टोरी के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि और यात्रा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि वर्ष 2024 की प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसके सामान्य अध्ययन के कोर्स को और इसके सीसेट के कोर्स को लॉन्च किया जा रहा है दृष्टि आईएएस की तरफ से। यह लाइव ऑनलाइन होगा जो कि दृष्टि लर्निंग ऐप पर होगा। तो इससे जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9311406441। तो इस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इससे जुड़ी सभी जानकारियां ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं खास बिंदुओं को। सबसे पहले यह खबर चर्चा में क्यों रही है, इसके बाद इसके सुर्खियों में बने रहने के पीछे कारण जानेंगे और फिर समझेंगे अंतरिक्ष एजेंसी की शुरुआत कहां से हुई, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, इसकी यात्रा क्या रही, फिर आगे यात्रा के क्रम में कैसे INS COPAR और इसरो यानी ISRO आया किसमें अस्तित्व में, तो इसके बारे में भी जानेंगे। फिर इसरो की उपलब्धियों के बारे में समझेंगे कि अभी तक किसने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। फिर अंत में होगा एक प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको एक और जवाब कमेंट सेक्शन में देना है कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन या GS प्रश्न पत्र के किस पेपर से संबंधित है। यह जो न्यूज है हम सभी जानते हैं, चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद लगातार सुर्खियों में आ गई है। इसे द इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर की है। न्यूज क्या है, यह खबर है द स्टोरी ऑफ इसरोज ऑरिजिन एज चंद्रयान-3 फ्लाइज टू द मून। आज हम इसकी स्टोरी के बारे में ही चर्चा करेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। सबसे पहले देखते हैं इसकी सुर्खियों में बने रहने पीछे क्या कारण है। तो हमने भी चर्चा भी की क्योंकि चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ है। इसे कहां से लॉन्च किया गया है, श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश के। और जो स्थान जहां से इसे लॉन्च किया गया है, संस्था का यदि हम नाम पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे SDSC के नाम से भी जाना जाता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ध्यान रखिएगा, इसे लॉन्च किया गया है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस पर चर्चा किया जाएगा कि यह क्यों। यदि हम बात करें कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी चंद्रयान-3 का मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, ताकि वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करके उसके आसपास के जो भी डेटा है उसे इकट्ठा किया जा सके, उसे कलेक्ट किया जा सके और फिर उस पर यहां रिसर्च किया जा सके। ठीक है। यदि इस पूरे मिशन की बात करें, जो चंद्रयान-3, जो कि 42 दिन का यह मिशन है, 42 दिन लगे इसे पूरे वहां तक पहुंचने में। यदि यह मिशन सफल होता है, यानी इस मिशन के सफल होने के बाद हम उन देशों में शुमार हो जाने वाले हैं जिनमें USA, रूस और चाइना शामिल है। तो भारत चौथा ऐसा देश बनने वाला है जो सफलतापूर्वक वहां पर लैंडिंग कर लेगा, यदि चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है तो। अभी तक ध्यान रखिएगा, USA, रूस और चाइना ऐसा करने वाले देश बन चुके हैं और भारत चौथे नंबर पर शामिल होने वाला है। हालिया जो प्रक्षेपण हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है इसरो की, क्योंकि इसरो ही वह संस्था है, वह संगठन है जो लगातार दिन रात मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके, जिसके वैज्ञानिक इन सफलताओं को प्राप्त करते हैं। इसमें से इसरो की एक और महत्वपूर्ण भूमिका है मानव मिशन को लेकर, जिस पर इसरो कार्य कर रहा है। इसकी एक और बड़ी भूमिका की अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सराहना की जाती है, वह है मार्स मिशन। जी हाँ, इसरो के मार्स मिशन को लेकर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसकी सराहना की जाती है, क्योंकि यह अपने आप में सबसे किफायती मिशन माना जाता है। मार्स में या मंगल ग्रह पर इतनी किफायती तरीके से किसी देश ने यदि प्रक्षेपण किया है तो वह किया है भारत ने, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है, इसरो ने।
तो आइए शुरू करते हैं इसरो की यात्रा के बारे में, इसकी हम पृष्ठभूमि को समझते हैं। यदि हम इसरो की बात करें तो हम बात करेंगे सबसे पहले भारत की अंतरिक्ष प्रयोगों की, कि भारत में हम सभी जानते हैं कि भारत की आजादी के बाद स्थिति कैसी थी। उन स्थितियों में भारत ने धीरे धीरे अंतरिक्ष प्रयोग किए हैं। धीरे धीरे ही भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान के कार्य हुए हैं, और इसी क्रम में कुछ संस्थाएं बीच बीच में स्थापित हुई हैं और फिर इन संस्थाओं के नाम बदलते गए हैं। इन संस्थाओं को और बेहतर से बेहतर किया गया है, फिर इनकी स्थापना हुई है और इनका विस्तार हुआ है। इसी क्रम में भारतीय वैज्ञानिक ईवी चिटनिस खुद लिखते हैं, उन्होंने कई ऐसे का संग्रह किया है, एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम है फ्रॉम शिपिंग हैमलेट टू रेड प्लेनेट इंडिया स्पेस जर्नी। इस पुस्तक में उन्होंने पूरी डिटेल से शुरुआत कब हुई, किन किन लोगों ने आपस में साथ दिया, कैसे इन्होंने अपनी मेज बनाई, यानी 2 बॉक्स के ऊपर एक पटरी रखकर इसे ये मेज के रूप में इस्तेमाल करते थे, इसके ऊपर अपना सामान रखकर कार्य करते थे। यानी भारत की स्पेस जर्नी आप सोचिए कि कैसी रही है, कि 2 बॉक्स रखे हुए हैं, उनके ऊपर टेबल बनाकर इसे डेस्क के रूप में इस्तेमाल करते थे और उसी पर भी कार्य करते थे। फिर बाद में यहाँ पर एक छोटी सी संस्था बनाई गई, आगे हम बात करेंगे कि उसका नाम क्या रखा गया। इसमें उन्होंने कहा कि ऐसा पहला संगठन बनाया गया, कहां पर, अहमदाबाद गुजरात में। एक ऐसा संगठन बनाया गया, एक ऐसी संस्था बनाई गई जहां पर सब लोग आकर कार्य करते थे। यानी उस समय जो प्रमुख वैज्ञानिक थे वो कार्य करते थे। उस संस्था का नाम था भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। ध्यान रखिएगा, गुजरात में बनाई गई थी और इसमें मुख्य रूप से कौन कार्य करता था, विक्रम साराभाई, और इनके साथ कुछ वैज्ञानिक थे जो यहाँ पर कार्य करते थे, जिनके बारे में खुद भारतीय वैज्ञानिक ईवी चिटनिस ने लिखा है। इन्होंने बताया कि जब विक्रम साराभाई यहाँ पर कार्य कर रहे थे तो शीत युद्ध की प्रतिद्वंदिता चल रही थी यूएसएसआर और अमेरिका के बीच। इसके बावजूद इन्होंने अमेरिका और यूएसएसआर दोनों से सहायता मांगी और इस क्रम में वे सफल भी हुए हैं। अमेरिका ने ही सहायता की थी उस समय। उन्होंने कुछ संसाधन जुटाने की कोशिश की और संसाधन जुटाने में ये सफल रहे हैं। इनके प्रयास रंग लाए और 21 नवंबर 1963 को एक छोटा अमेरिकी साउंडिंग रॉकेट नाइकी अपाचे को थुम्बा से लॉन्च किया गया था। थुम्बा कहां पर है, तिरुवनंतपुरम केरल में। यह मछुआरों का एक स्थान है, वहां पर कोई भी इमारत या कोई भी बिल्डिंग नहीं थी, मछुआरों का ही स्थान था वहां। और वहां से पहली बार एक अमेरिकी साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा, उसका नाम था नाइकी अपाचे। तो ये अपने आप में भारत के लिए उस समय एक बड़ी उपलब्धि के रूप में जाना जाता था। थुम्बा एक महत्वपूर्ण स्थान था। इस स्थान को अपने भूगोल और भौतिकी संबंधी मानदंडों के आधार पर चुना गया था, क्योंकि वह ऐसे स्थान पर, उसकी खास विशेषता यह थी कि वहां पर जो चुंबकीय भूमध्य रेखा है वह स्थित थी। इस वजह से उस स्थान को चुना गया था। रॉकेट के प्रक्षेपण की प्रक्रिया वहां पर काफी आसान हो जाती है, इस वजह से इस स्थान को चुना गया था। ध्यान रखिएगा कहां पर है, केरल में। और यहाँ पर जिस साउंडिंग रॉकेट की बात कर रहे हैं वह है अमेरिका की। अपने आप में उस समय साउंडिंग रॉकेट का आप समझें कि एक डमी के रूप में इस्तेमाल करते थे कि कैसे इन्हें लॉन्च किया जा सकता है। ये एक प्रकार की 1 या 2 स्टेजेस वाली ठोस प्रणोदक रॉकेट, ध्यान रखिएगा, और डमी के रूप में इनका इस्तेमाल करते थे, प्रयोग के रूप में, कि हम आगे कैसे रॉकेट्स को लॉन्च कर सकते हैं। लॉन्च व्हीकल और उपग्रहों में उपयोग के लिए नए घटकों के प्रोटोटाइप का परीक्षण करने के लिए उस समय साउंड रॉकेट का इस्तेमाल या साउंडिंग रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता था। चुंबकीय भूमध्य रेखा के नजदीक स्थित थुम्बा में 1963 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS इसकी स्थापना की गई थी। और वहां एकमात्र जो डिसेंट बिल्डिंग देखी गई थी थुम्बा में, वह एक चर्च था जिसका नाम था सेंट मैडलीन। ध्यान रखिएगा, सेंट मैडलीन। यानी ऐसा कहा जाता है कि इसरो की शुरुआत हुई थी एक चर्च से। कैसे पहली बार चर्च से स्थापना शुरू हुई, इसके कार्यों को वहां पर किया जाने लगा, फिर बाद में एक प्रकार का म्यूजियम बना, वह एक प्रकार का मुख्यालय बना, जिस पर आगे हम चर्चा भी करेंगे। बाद में 1985 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अंतरिक्ष संग्रहालय में इस चर्च को बदल दिया गया और वहां से कार्य वहां शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा थुम्बा में क्या है, ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी भी वह कार्य में है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये एक महत्वपूर्ण संस्थान है। अब बात करें इस स्थान की, तो यह पहली प्रयोगशाला है जिसका इस्तेमाल किया गया था और शुरुआती दिनों में वैज्ञानिकों के लिए मुख्य कार्यालय के रूप में इसी प्रयोगशाला का इस्तेमाल किया गया था, जिसने बहुआयामी भूमिका निभाई है। इस चर्च ने
जो वहां पर थुम्बा में एकमात्र ऐसी बिल्डिंग वहां पर थी जो डिसेंट बिल्डिंग थी। हमने बात की इसके बारे में कि कहां से इसकी यात्रा शुरू हुई। अब आइए बात करते हैं कि INS COPAR एंड इसरो अस्तित्व में कैसे आया। दरअसल वर्ष 1962 में नेहरू और साराभाई ने एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की और इन लोगों ने आपस में चर्चा की, बैठक की कि कैसे भारत के अंतरिक्ष जो अन्वेषण है, अनुसंधान है, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। हम दुनिया को कैसे इस बात को स्थापित करें, दुनिया में इस बात को कैसे स्थापित करें कि हम भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ बेहतर कर सकते हैं, हम भी उन देशों में शुमार हो सकते हैं जिन्होंने अंतरिक्ष के लिए कुछ अच्छे कार्य किए हैं। तो ऐसे में पहली बार एक समिति की स्थापना की गई वर्ष 1962 में। ध्यान रखिएगा, यह परमाणु ऊर्जा विभाग का एक हिस्सा थी। ठीक है, इसे उस समय परमाणु ऊर्जा विभाग के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था, जिसमें प्रमुख अग्रणी भारतीय वैज्ञानिक होमी जे भाभा थे और इनके और साराभाई इन दोनों ने ही मिलकर फिर बाद में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए बेहतरीन कार्य किए हैं। ध्यान रखिएगा कि वर्ष 1969 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी INCOSPAR भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बना, यानी इसे चेंज कर दिया गया किस रूप में, इसरो के रूप में। यहां पर स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च है, यानी SPA स्पेस के लिए लिखा गया है और फिर R रिसर्च है, ये S यहां पर आएगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ये इसकी रियल मीनिंग है। फिर बाद में 1972 में भारत सरकार द्वारा एक समर्पित अंतरिक्ष विभाग बनाया गया और एक समर्पित जो अंतरिक्ष विभाग बनाया गया, इसी के अंतर्गत फिर इसरो कार्य करता है और इसरो इस विभाग के अंतर्गत ही स्थापित माना जाता है, इसी के अंतर्गत कार्य करता है। अंतरिक्ष से संबंधित उद्यमों के अनुसंधान और निष्पादन को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य है और जो विज्ञान विभाग भारत में कार्य कर रहा है, अंतरिक्ष विभाग भारत में कार्य कर रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि भारत में अंतरिक्ष से संबंधित जो भी उद्यम है, अनुसंधान है, इससे संबंधित जो भी कार्य है, उनका निष्पादन किया जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए। इस तरीके से भारत में इसरो कार्य करता है और इस तरीके से ही भारत में इसरो का जन्म हुआ। ध्यान रखिएगा, कितनी मेहनत के बाद, कितनी शुरुआत में स्ट्रगल के बाद में इसरो बना और आज इसरो इतना बेहतरीन कार्य कर रहा है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। चूंकि इसरो अस्तित्व में आ ही गया था, तो इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। स्थापना ध्यान रखिएगा 1969, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण वर्ष है, जिसके बारे में हमने पिछले स्लाइड में चर्चा भी की। यहां पर इसरो बन गया था। फिर इसे वर्ष 1972 में इस विभाग के अंतर्गत ले आया गया। मुख्यालय के बारे में हमने चर्चा की, कहां पर है, बेंगलुरु में है। इसके अलावा इसके कई क्षेत्रीय मुख्यालय भी हैं। इसके अलावा इसकी एक्टिविटीज को यानी विभिन्न केंद्रों और इकाइयों के माध्यम से विस्तारित किया गया है। यानी इसरो की ही बात हमने की। प्रक्षेपण यान विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में बनाए जाते हैं। वहीं उपग्रहों को UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में डिजाइन और विकसित किया जाता है। इसरो के संदर्भ में ये जानकारी है। उपग्रहों और प्रक्षेपण वाहनों का एकीकरण यानी इंटीग्रेशन और प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे सेंटर हैं, अलग अलग जगह पर हैं और फिर यहाँ अलग अलग इकाइयों के रूप में ये कार्य करते हैं और इन्हीं इकाइयों और केंद्रों की वजह से क्या होता है, इसकी एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन मुख्यालय मुख्य रूप से कहां पर है, बेंगलुरु में है। इस बात को भी ध्यान रखेगा। हमने समझा इसरो के बारे में। अब आइए जानते हैं इसरो की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को। हम सभी जानते हैं कि अपनी स्थापना के बाद से इसने कई प्रकार के व्हीकल्स तैयार किए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में यह कार्य कर रहा है। उसमें से कुछ खास क्षेत्रों के बारे में आज चर्चा करेंगे। हम संचार उपग्रह के बारे में बात करें तो इनसेट IB की शुरुआत के साथ वर्ष 1983 से इसे स्थापित किया गया है, जो कि संचार उपग्रहों के रूप में कार्य कर रहे हैं और इसरो ने ही इसकी देखरेख की थी। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह की बात करें यानी इनसेट की बात करें तो यह प्रणाली सबसे विशाल घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है, जो कि हमारे देश के लिए ही कार्य कर रही है। ध्यान रखिएगा, किसके, संचार के लेवल पर, और घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है। दूसरा है भूप्रेक्षण उपग्रह। तो भूमि से संबंधित जो भी डेटा है उसे इकट्ठा करने के लिए, डाटा के इकट्ठे करने के लिए ही इस प्रकार के उपग्रह का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ष 1988 में IRS-1A से इसकी शुरुआत हुई थी। वर्तमान में भारत के सुदूर संवेदन उपग्रहों का सबसे बड़ा समूह संचालन में है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा।
नौवहन उपग्रह की बात करें तो जीपीएस को लेकर भारत लगातार कार्य कर रहा है ताकि हमारा अपना एक जीपीएस हो जो बेहतरीन तरीके से कार्य करे, हम दूसरों या दूसरे देश पर निर्भर ना हो। इसके लिए जीपीएस एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन सिस्टम की स्थापना पर हम कार्य कर रहे हैं और लगातार उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि इसरो की ही अपनी उपलब्धियों में शामिल माना जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान और अन्वेषण उपग्रह पर भी हम लगातार कार्य करते रहे हैं, चाहे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में हो, खगोल भौतिकी के संदर्भ में हो, ग्रहीय एवं भूविज्ञान के संदर्भ में हो, वायुमंडलीय विज्ञान और सैद्धांतिक भौतिकी, इन सभी क्षेत्रों में हम लगातार अनुसंधान कर रहे हैं और इसरो ही इन्हें संचालित करता है। उदाहरण के रूप में यदि हम बात करें तो एस्ट्रोसैट, मार्स ऑर्बिटर मिशन, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, ये सभी इसके एग्जाम्पल माने जा सकते हैं। इसमें से इसके अलावा हम कुछ परीक्षणात्मक उपग्रह भी तैयार करते हैं ताकि हम परीक्षण को लेकर जो डेटा है उसे उपलब्ध कर सकें। इसके अलावा कुछ लघु उपग्रह भी हमने यहाँ से छोड़े हैं, जैसे माइक्रोसैट इसके उदाहरण हैं। कुछ शैक्षणिक संस्थान उपग्रह, यानी हम शिक्षा के क्षेत्र में अपने उपग्रहों से क्या मदद दे सकते हैं, इस लिहाज से भी हमने कई उपग्रहों को तैयार किया है। इसके अलावा मानव युक्त मिशन की भी बात करें तो इसरो लगातार कार्य कर रहा है कि हम मानव युक्त मिशन को जल्दी से जल्दी लॉन्च कर सकें। इसके अलावा इसरो भविष्य में आने वाले समय में, यानी हम बात करें आगे की राह की, तो इसरो चाहता है अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना ताकि हम उन देशों में शुमार हो जाएं जिन्होंने अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया है। मानव युक्त मिशन की बात करें तो गगनयान उसमें शामिल है, जिसमें तीन प्रकार की उड़ानें होंगी, जिसमें 2 मानव रहित उड़ानें होंगी और 1 मानव अंतरिक्ष उड़ान इसमें शामिल की गई है। कई अलग अलग इसके चरण होंगे, इनके बारे में भी इसरो क्या कर रहा है, पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया उसने और उस पर कार्य कर रहा है। स्क्रैमजेट यानी सुपरसोनिक दहन रैमजेट इंजन, इससे भी इसरो ने बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर लिया है। वर्ष 2016 में इसे तैयार किया था। अगर हम बात करें स्क्रैमजेट की तो दरअसल यह हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में और वायुमंडल से ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग कर सकता है। ये इसकी खास विशेषता है, जिसे हम जानते हैं किसके नाम से, ध्यान रखिएगा, सुपरसोनिक दहन रैमजेट के नाम से, जो कि इसरो की कुछ खास उपलब्धियों में शामिल हो जाता है। ये रही इसरो की खास उपलब्धियां। आगे हम सभी जानते हैं कि हम लगातार छोटे छोटे कई प्रयास कर रहे हैं, कई क्षेत्रों में कर रहे हैं, और हम यानी इसरो की बात करें तो इसरो इस क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है कि यह दूसरे देशों के सैटेलाइट को भी लॉन्च कर रहा है ताकि हम उससे कुछ राजस्व की प्राप्ति कर सकें। और इसमें इसरो ने कुछ सालों पहले, यदि हम बात करें कुछ दशकों से, काफी बेहतर कार्य किया है। ये तो रही इसरो की उपलब्धियां। अब आइए देखते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1972 में भारत सरकार द्वारा एक समर्पित अंतरिक्ष विभाग DOS का गठन किया गया। भारत में भूप्रेक्षण उपग्रह वर्ष की शुरुआत 1988 में IRS-1A से हुई। पूछ है, उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले विषय के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।